Hello everyone, this is Shiksha Malik and you are watching SM channel. Welcome to my channel. We always learn things in a proper manner, so be connected with us to learn new things. Our today's topic is CPU, means Central Processing Unit. We have completed some topics in IT. This is our next topic. These are the questions. We are going to understand what is CPU and what are its parts and what are their functions. Our first question is, what is a central processing unit? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? मीन्स सीपीयू क्या होता है? ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की मेन प्रोसेसिंग यूनिट है ये. वेयर ऑल द प्रोसेसिंग टास्क्स टेक प्लेस, जहां पर सारे के सारे प्रोसेसिंग वर्क किए जाते हैं. जितने भी प्रोसेसिंग वर्क आपको करने होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेसिंग वर्क सीपीयू के अंदर ही होते हैं. टास्क मीन्स वर्क ही होता है. तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं. जैसे कि एक मनुष्य अपने सारे कार्य कैसे करता है, अपने ब्रेन से सोचकर करता है, तो वैसे ही कंप्यूटर में अगर सीपीयू नहीं है तो आप और वर्क नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि प्रोसेसिंग टास्क नहीं होंगी तो आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा. दिस is our first question and our second question is, what are the functions of central processing unit? central processing unit यानी CPU के functions क्या हैं, CPU के कार्य क्या हैं? the functions of central processing unit are as follows. नीचे दिए गए हैं functions CPU के. first है to carry out processing tasks, मतलब कोई भी आपको प्रोसेसिंग टास्क अगर करनी है तो उसके लिए आपको सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है. टू रीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, अगर आपको कंप्यूटर की मेमोरी से कोई भी डाटा पढ़ना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी. टू गिव कमांड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे भागों को कमांड देने के लिए आपको सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्रेन के बिना तो कोई काम होता नहीं और ब्रेन से ही सारे की सारी कमांड्स दी जाती हैं. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की 3 फंक्शनल पार्ट्स लिखें. द 3 फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर एज फॉलोज. फंक्शनल पार्ट जो हैं सीपीयू के वो 3 नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट है हमारे पास कंट्रोल यूनिट सीयू, सेकंड है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, और थर्ड हमारे पास है एमयू मेमोरी यूनिट. तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे. आगे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. ये आपको सीपीयू दिखाया गया है. इसके अंदर जो वर्क होता है वो भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कैबिनेट के अंदर है. सारा इसका प्रोसेसिंग वर्क अंदर होता है और बाहर से इसको लॉक किया गया है. और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग वर्क साफ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ट्रांसपेरेंट है. तो देख सकते हैं हम यहाँ पर कि इसकी वर्किंग कैसे होती है. कैबिनेट को यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रखा गया है. ये एक और सीपीयू का ही पिक है जिसमें और ज़्यादा क्लैरिटी से दिखाया गया है आपको कि इसकी वर्किंग कैसे होती है. ये आपको सीपीयू प्रोसेसर की इमेज दिखाई गई है कि सीपीयू प्रोसेसर कैसा होता है. ये इंटेल का प्रोसेसर है इंटेल कंपनी का. तो ऐसा प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ करते हैं हम. यहाँ पर आ जाइए, ये है आपका मेन पार्ट जो समझने की ज़रूरत है, जिसको जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट दिया जाता है. इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करके आपने डाटा एंटर कर दिया, उसके बाद वो कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर जाता है. और सीपीयू के अंदर 3 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट आ जाता है जैसे मेमोरी यूनिट,
इसके अंदर क्या होगा, जब डाटा जाके सेव हो जाता है। कंट्रोल यूनिट, इसका काम होता है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करके रखना। जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उस इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में जो है पार्ट्स में भेजना, ताकि उस पर अकॉर्डिंगली वर्क हो सके। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मेन काम क्या रहता है, इसके अंदर सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह सब कुछ इसके अंदर किया जाता है। तो अगर मैथमेटिकल वर्क है तो वो इसके अंदर जाएगा। अब लास्ट में ये सारा काम होने के बाद हमारे पास आउटपुट यानी रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक है, रिजल्ट निकल कर आता है, वो लास्ट में निकल कर आता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि सीपीयू कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सीपीयू ना हो तो ये तीनों वर्क जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? जो एएलयू है हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या कार्य है? द फंक्शंस ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आर एज फॉलोज। एएलयू के जो कार्य हैं वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट जो काम है इसका वो है कि इट परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सारी की सारी मैथ्स की कैलकुलेशन, चाहे वो प्लस की हो, चाहे वो माइनस की हो, मल्टीप्लाई की हो या डिवाइड की हो, सारी की सारी कैलकुलेशन इसके अंडर की जाती हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या है? इट ऑल्सो मेक्स कंपेरिजन्स ऑफ द डाटा। डाटा के बीच में कंपेरिजन भी कर सकता है। अब कंपेरिजन कैसे होगा? कंपैरिजन, मान लीजिए कि आपके पास डाटा है 0 से लेकर 200 तक का, ठीक है, तो आपको चाहिए मुझे 100 से ऊपर देखना है डाटा कि कितने स्टूडेंट्स ने 100 से ऊपर टोटल मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आप वहाँ ग्रेटर देन 100 डालेंगे तो वो आपको ग्रेटर देन 100 सारा शो कर देगा। तो कंपैरिजन भी इससे क्या है, संभव है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट के कार्य क्या हैं? कंट्रोल यूनिट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? सीयू। कंट्रोल यूनिट के कार्य देख लेते हैं। द फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट आर एज फॉलोज। इस लाइन को आप जरूर लिखें। कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस जो है, कार्य जो है, नीचे दिए गए हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी भागों को यह कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रित का मतलब ये नहीं है कि वो था तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का काम और भेज दिया है उसको सीयू में, तो इस टाइप से नहीं होगा। अगर एएलयू का काम है तो एएलयू के पास ही भेजा जाएगा। यह देखने का काम सीयू का रहता है, कंट्रोल यूनिट का रहता है। सेकंड पार्ट है, इट टेल्स कंप्यूटर्स, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एन इंस्ट्रक्शन। मतलब अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है तो इसका यह काम है देखने का कि इनपुट डिवाइस कैसे काम करेगा, आउटपुट डिवाइस कैसे काम करेगा, एएलयू कैसे वर्क करेगा, एमयू कैसे वर्क करेगा, ये प्रॉपर्ली वर्क करवाएगा इन सबसे। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ये जो वर्किंग है ये ऊपर नीचे हो जाएगी और हमें आउटपुट सही नहीं मिलेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? RAM देख लेते हैं इसने क्या लिखा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज द वर्किंग स्पेस फॉर द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को काम करने के लिए जगह चाहिए होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर के काम के लिए जगह ये प्रोवाइड करता है, क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन इसके अलावा आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि RAM जो होता है वो हमें एक ऐसी मेमोरी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर ना सिर्फ हम उसको पढ़ सकते हैं डाटा को, बल्कि उसके अंदर एडिटिंग यानी चेंजेस भी कर सकते हैं। ये पॉसिबल है रैम में। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ रीड ओनली मेमोरी? ROM पढ़ें अब हम। ROM क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी ऑन विच डाटा हैज़ बीन प्री रिकॉर्डेड। यानी कि रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा पहले से ही रिकॉर्डेड होता है। आप उसको पढ़ सकते हैं बट उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, एडिटिंग नहीं कर सकते। ये चीज़ इसके अंदर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, इसके बीच में और इसके बीच में, कि रैम के अंदर चेंजेस पॉसिबल हैं बट रोम के अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं है। रोम को खाली आप रीड कर सकते हैं। क्लियर? उसको रीड करके आप कुछ डिलीट नहीं कर सकते उसके अंदर, ना कुछ ऐड कर सकते हैं, रैम में कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। इसको ज़रा सा हम देखेंगे कि इसने कैसे डिवाइड किया है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, थोड़ा और जूम करेंगे
तो ये मेमोरी के बारे में इसने बताया है। मेमोरी हमारे पास कितनी प्रकार की होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी के साथ हमारे पास एक कैच मेमोरी भी होती है। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं, 2 में इसको डिवाइड किया गया है, रैम में और रोम में। रैम और रोम, रैम को भी 2 भागों में बांटा गया है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक यानी जिसमें चेंजेस ना हो सकें, और डायनेमिक जिसके अंदर चेंजेस किए जा सकें। रोम के अंदर भी 3 पार्ट हैं, पी रोम है, ईपी रोम है और ईईपी रोम है। फिलहाल आप इनके खाली नाम ही याद करें, तो आगे जब इनकी डिस्क्रिप्शन होगी तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फिलहाल आप इतना याद करें कि प्राइमरी में 2 पार्ट हैं, रैम एंड रोम। रैम के 2 भाग हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक, और रोम के 3 पार्ट हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है। सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं इसमें? जैसे हार्ड डिस्क आ गई, मैग्नेटिक टेप आ गई, सीडी डीवीडी आ गई, जिप डिस्क, ये सब आ गया। पेन ड्राइव वगैरह भी इसी के अंदर आ जाती हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का आप यूँ है कि कंप्यूटर से इसके अंदर कोई भी डाटा आप फीड करेंगे, फिर इसको निकाल लीजिए और इसका यूज़ करके आप किसी भी अदर फ़ोन में डाटा केबल का यूज़ करके या फिर कहीं भी आप एलईडी वगैरह में अपना डाटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। कैश मेमोरी क्या होती है? तो 3 टाइप्स की मेमोरी हमने देखी, ये पढ़ेंगे हम ज़रूर एक बार, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इसका। कैश मीन्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट आर हिडन। कैश का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ों का समूह जिसको छिपाया जाता है, छिपा कर रखा जाता है। एंड एंटर्ड इंग्लिश, और इंग्लिश भाषा में इसको क्या किया जाता है? लिखा जाता है। इट कैन ऑल्सो मीन कैच मेमोरी, इसका मतलब कैच मेमोरी भी हो सकता है, और अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी, या फिर कंप्यूटर की मेमोरी का भी भाग कहा जा सकता है इसे। वेयर इन्फॉर्मेशन इज केप्ट सो दैट, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन इसलिए रखी जाती है ताकि द कंप्यूटर कैन फाइंड इट वेरी क्विकली, ताकि कंप्यूटर इसको जल्दी से फाइंड आउट कर सके, ठीक है। आप कैच मेमोरी को कंप्यूटर की मेमोरी का भाग भी मान सकते हैं। इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐसे रखी जाती है ताकि कंप्यूटर इसको जल्दी से फाइंड आउट कर ले, इस इंफॉर्मेशन को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड कैश, इस वर्ड को कैश बोला जाता है, ठीक है। कैच भी बोला जाता है, कैश भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये मेमोरी समझ में आ गई होगी, और ये अपने आप बन जाती हैं ये फाइलें, इनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कुछ हमारे पास है ना एब्रीवेशंस हैं जो करने बहुत ज़रूरी हैं कंप्यूटर में। जैसे कि टीसीपी है, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, लर्न कर लीजिए, ये फुल फॉर्म्स हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड भी लिख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट पर चलते हैं, SATA, ये क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SMPS। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रोम, रीड ओनली मेमोरी, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, CRT कैथोड रे ट्यूब, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ये लर्न करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास यहाँ पर है जो हमने आज ही चैप्टर में पढ़ी है, ALU क्या होता है? ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सब एक ही चीज़ें हैं। अच्छा, 2 कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, देखिए। LCD की फुल फॉर्म जी हम पहले कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो ये फुल फॉर्म्स इसलिए दोबारा बता रही हूँ मैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LDT क्या होता है? लाइटनिंग डाटा ट्रांसपोर्ट, लाइटनिंग डाटा ट्रांसपोर्ट। LED क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये फुल फॉर्म्स रही हमारी, इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। ये इंटेल का प्रोसेसर दिखाया गया है आपको। अब प्रोसेसर डाला जाता है CPU के अंदर तभी वर्किंग होती है, तो इसके बिना वर्किंग नहीं होगी। तो ये लगा लीजिए कि ये तो भाई डालना ज़रूरी ही है, इसके बिना
CPU आपको वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए क्वेरीज़ के लिए, ठीक है। तो क्वेरीज सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। और वीडियो शेयर कर दीजिए आगे, ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों का भी भला होता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। एंड थैंक यू so much for watching my videos and giving your precious time to me. I'm so grateful to you. This was Shiksha Malik signing off. Thank you so much.